इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में घूमता है एक ऐसा स्टेशन जो ना सिर्फ उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भविष्य में हम इंसानों के अस्तित्व को बचाए रखेंगे, बल्कि इस स्टेशन का इस्तेमाल हर दिन स्पेस से रिलेटेड एक से बड़ी एक मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्पेस में खामोशी से घूमते हुए इस स्टेशन ने जितनी स्पेस मिस्ट्रीज को आज तक सॉल्व नहीं किया है, उससे कहीं ज्यादा तो इसने मिस्ट्रीज जनरेट की है। आईएसएस पर यूएफओस का दिखना, अजीब सी साउंड का सुनाई देना, टेक्निकल प्रॉब्लम का खड़ा होना और एक तरीके से इसमें मौजूद एस्ट्रोनॉट को किसी की चेतावनी का मिलना। ना जाने कितने ही ऐसे इंसिडेंट मौजूद हैं जिसकी सच्चाई आम लोगों से छिपाने के लिए नासा और अलग अलग स्पेस एजेंसीज के द्वारा एड़ी चोटी तक का जोर लगाया गया है। तो गाइस, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज की इस वीडियो में आप ना सिर्फ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मिस्टीरियस साइड को देखेंगे, बल्कि आज मैं सबसे पहली बार आपके सामने इंटरनेट के अंधेरे में छुपे कुछ ऐसे प्रूफ और एविडेंसेस भी रखूंगा जिसे देखने और जानने के बाद आपका स्पेस और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखने का नजरिया एक ही झटके में बदल जाएगा। नवंबर 20, 1998 ये वो दिन था जब रशिया के द्वारा कजाकिस्तान के बाइकनोर कॉस्मोड्रोम से जायरा नाम के रशियन कंट्रोल मॉड्यूलर को लॉन्च किया गया, जिसके करीब 2 हफ्तों के बाद यूएसए यूनिटी नाम के मॉड्यूलर को भी लॉन्च करता है, जो कि ऊपर जाकर जायरा से कनेक्ट होता है और तभी से ही शुरुआत होती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बनने की। लेकिन ये अचीवमेंट आपको जितना ज्यादा ग्लोरियस लग रहा है, प्रैक्टिकली ये उतना ही ज्यादा डार्क होने वाला है। असल में देखो, बात अगर पुराने डॉक्यूमेंट्स की जाए तो रशिया ने जब अपना जायरा मॉडल लॉन्च किया था तो उन्होंने उस समय पर एक रशियन टीवी से कॉन्ट्रैक्ट भी किया था, जिसके अकॉर्डिंग जायरा जब अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचकर वर्किंग कंडीशन में आएगा तब वो अर्थ की लाइव फीड 24 घंटे उस चैनल के थ्रू पूरे ही कंट्री में ब्रॉडकास्ट करेगा। लेकिन शायद रशियन स्पेस एजेंसी को ये नहीं पता था कि उनका ये कॉन्ट्रैक्ट आगे आने वाले समय में उनके गले की हड्डी बन जाएगा। असल में गाइस, जायरा के लॉन्च होने के लगभग 2 साल के बाद जैसे ही वो वर्किंग कंडीशन में आता है, वो रशिया में ये ब्रॉडकास्ट करता है। असल में ये वो वीडियो क्लिप है जो जायरा के द्वारा दिसंबर 2000 में ब्रॉडकास्ट की गई थी, जिसमें आप भी क्लियरली कुछ अजीब से पार्टिकल्स या फिर ऑब्जेक्ट को आईएसएस और अर्थ के बीच ट्रेवल करता हुआ देख सकते हैं। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि जैसे ही टीवी के ऊपर ये अजीब सी चीज ब्रॉडकास्ट हुई, तुरंत ही रशियन स्पेस एजेंसी ने उस ब्रॉडकास्ट को कटवा दिया। लेकिन क्योंकि जब तक हजारों लोग अपने टीवी पर इस चीज को देख चुके थे, तो रशियन स्पेस एजेंसी के ऊपर भाई इस चीज का दबाव देने का प्रेशर बढ़ने लगा। एंड गेस व्हाट, इसकी एक्सप्लेनेशन देते हुए उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से यह मामला सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ गया। एक्चुअली गाइस, इस वीडियो के ब्रॉडकास्ट होने के बाद सबसे पहले तो रशियन स्पेस एजेंसी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म किया जो उनको 24 घंटे अर्थ की लाइव फीड आम लोगों को आईएसएस से दिखाने के लिए बाउंड करता था। देन उसके बाद इस वीडियो के क्लैरिफिकेशन में उन्होंने ये बोला कि ये कुछ और नहीं बल्कि कैमरा के लेंस पर जमी गंदगी और उस पर पड़ने वाले लाइट के रिफ्लेक्शन से जनरेट हुआ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। एक और अजीब चीज जो गाइस मुझे मेरी इन्वेस्टिगेशन में पता चली वो ये है कि अगर हम रशियन इंफॉर्मेशन को हटाकर बात अगर इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन की करें तो आज तक भी लोगों को चुप कराने के लिए ये बोला जाता है कि रशिया के जायरा मॉड्यूलर के ऊपर कोई भी कैमरा मौजूद नहीं था। इवन अगर आप खुद से भी स्टडी करोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि इंटरनेशनली ये बोला जाता है कि साल 2014 के आसपास आईएसएस के आउटर वॉल पर एचडी टीवी कैमरा उसको इंस्टॉल किया गया और इसके बाद ही अर्थ की लाइव फीड लोगों को प्रोवाइड कराई गई। लेकिन गाइस, अगर ये सारी ही चीजें साल 2014 में हुई थी तो भाई प्रैक्टिकली दिसंबर 2000 में रशिया के अंदर टीवी पर इस तरीके की क्लिप ब्रॉडकास्ट हो कैसे सकती थी? वेल गाइस, इसकी सच्चाई जानने के लिए जब इसके ऊपर मैंने और डीप इन्वेस्टिगेशन करी तब मुझे ये पता चला कि भाई ये चीज सिर्फ रशिया के साथ ही नहीं हुई है, बल्कि ये चीज तो आगे आने वाले समय में नासा ने भी फेस की थी। जुलाई 2016 रूटीन की तरह ही नासा आईएसएस के बाहर लगे कैमरा की लाइव फीड अपने यूट्यूब चैनल पर ब्रॉडकास्ट कर रहा था। इंटरेस्टिंगली, इस लाइव फीड के दौरान कुछ लोग ये नोटिस करते हैं कि एक अजीब सा चमकीला ऑब्जेक्ट उनकी स्क्रीन में ऊपर से एंटर होता है और कुछ इस तरीके से स्क्रीन में नीचे की तरफ निकल जाता है। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि जैसे ही लोग लाइव फीड चैट में इस ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं, अचानक से वो लाइव फीड काट दी जाती है।
बट अफसोस नासा की तमाम कोशिश करने के बावजूद भी बहुत से लोग इस लाइव फीड को रिकॉर्ड कर लेते हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये सिनेरियो उस समय पर इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि इसको बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल और न्यूज एजेंसीज के द्वारा भी कवर किया गया था। एंड अनलेस रशिया, आप इस नासा के इंसिडेंट के ऑथेंटिक आर्टिकल्स को आज भी इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। अब क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी तो फाइनली इसको काउंटर करने के लिए नासा ने ये बोला कि भाई ये ना कैमरे के ऊपर जमी हुई धूल और सनलाइट की वजह से रिफ्लेक्शन के कारण जनरेट हुआ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। कुछ याद आया? जी हाँ, ये स्टेटमेंट साल 2000 में रशियन स्पेस एजेंसी ने जो स्टेटमेंट दिया था भाई उसकी हूबहू कॉपी थी। एक और चीज जिसने मुझे काफी ज्यादा क्यूरियस किया वो ये है दोस्तों कि साल 2016 यानी कि इस इंसिडेंट होने से पहले यूजुअली यूट्यूब या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जो अर्थ की लाइव फीड नासा के द्वारा देखते थे उसमें लगभग 10 से 12 सेकंड का डिले होता था। लेकिन साल 2016 में इस डिले को बढ़ाकर इंटेंशनली लगभग 35 सेकंड के आसपास कर दिया गया। यानी कि आज की डेट में अगर आप कहीं पर भी अर्थ की लाइव फीड देखते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 35 सेकंड पीछे की क्लिप होती है। एंड इट्स मेक मी क्यूरियस कि भाई अगर साल 2016 में हम सिर्फ 10 से 12 सेकंड के डिले पर ही इस चीज को कर सकते थे तो साल 2025 में जब हम टेक्नोलॉजी में और ज्यादा एडवांस हो चुके हैं तो लगभग हम आधे मिनट तक इस चीज को और डिले क्यों कर रहे हैं? क्या सच में लाइव फीड को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? वेल गाइस, सच तो ये है कि जैसे जैसे इस चीज के ऊपर मैंने और ज्यादा रिसर्च करी मेरे सामने कुछ ऐसे ऑथेंटिक एविडेंसेस भी आए जिन्होंने मेरे इस शक को और ज्यादा पुख्ता कर दिया। साल 2003 अचानक से ही पूरी दुनिया की बहुत सी सिटीज से बहुत सी ऐसी फोटोज और वीडियोस हमारे सामने आने लगी जिसमें लोग अपने शहर के आसमान में एक अजीब से ब्लैक कलर के ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट को हवर करता हुआ देख रहे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये ऑब्जेक्ट बेहद ही खामोशी से किसी भी सिटी के ऊपर आता था और उसके बाद कई मिनटों तक एक ही जगह पर खड़ा होकर कुछ ऑब्जर्व करता था। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि साल 2003 में अचानक से दिखना स्टार्ट हुई ये ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट की साइटिंग साल 2025 तक भी हमें टाइम टू टाइम बार बार अलग अलग इवेंट्स पर भी देखने को मिली है, फिर वो चाहे फिनिक्स लाइट हो या फिर स्टीफन विले यूएफओ वेव्स। लेकिन बात अगर दोबारा से साल 2003 की जाए तो साल 2003 में हमसे मिलने आए इस मेहमानों को सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि कहीं और से भी देखा गया था। जरा इस इमेज को देखिए। असल में गाइस इस इमेज को मेरे और आपके जैसे किसी साधारण इंसान ने नहीं बल्कि एक वेल क्वालिफाइड एस्ट्रोनॉट ने आईएसएस के अंदर बैठकर क्लिक किया है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जहां एक तरफ साल 2003 में इन तरीके के ऑब्जेक्ट्स की साइटिंग अर्थ पर काफी ज्यादा हो गई थी तो वहीं ये ऑब्जेक्ट आईएसएस में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स को भी परेशान कर रहा था। स्ट्रेंजली इस ऑब्जेक्ट की सच्चाई पता लगाने के लिए उस वक्त नासा ने एड़ी चोटी तक का जोर लगाया था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई इस चीज को हमें एक्सेप्ट तो करना ही होगा कि तमाम कोशिश करने के बावजूद भी ना ही साल 2003 में और ना ही आज तक भी नासा इन तरीके की साइटिंग्स की सच्चाई को पता लगा पाया है। हालांकि आगे चलकर साल 2010 के आसपास नासा ने इस साइटिंग को ये कहकर ठंडे बस्ते में डाल दिया कि ये कुछ और नहीं बल्कि किसी स्पेस रॉकेट की आउटर रबर पैडिंग थी जो कि स्पेस में किसी खराबी के चलते हुए कटकर बाहर गिर गई थी। हालांकि देखो इस स्टेटमेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर कोई भी चीज स्पेस में ऐसे ही कटकर बाहर फ्लोट करती है तो भाई उसका एक सिलेक्टेड पाथ और ट्रेजेक्टरी होता है। लेकिन बात अगर इस ऑब्जेक्ट की साइटिंग की जाए तो आईएसएस में बैठे एस्ट्रोनॉट्स ने इस अजीब से ऑब्जेक्ट को बार बार अलग अलग डायरेक्शन में और अलग अलग लोकेशन पर कैप्चर किया था, जिससे अगेन ये बात तो प्रूफ हो जाती है कि उस समय टेक्निकली कुछ ना कुछ तो ऐसा स्पेस में मौजूद था जो कि ना सिर्फ आईएसएस पर नजर रखे हुए था बल्कि वो हमारी बड़ी बड़ी सिटीज को भी ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट था या फिर हम इंसानों के ऊपर लगातार नजर रखी जा रही थी? लेट्स फाइंड आउट। साल 2006 नासा अपने STS-115 मिशन के अंडर एटलांटिस शटल को लॉन्च करता है। इंटरेस्टिंगली इस स्पेस शटल का प्राइमरी ऑब्जेक्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर दो बड़े सोलर पैनल P3 और P4 को स्टैब्लिश करना है। समय आगे बीतता है और ये मिशन अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन गाइस इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसने लिटरली आईएसएस में बैठे हुए सभी एस्ट्रोनॉट्स को हिलाकर रख दिया। सितंबर 19, 2006 जब स्पेस शटल एटलांटिस का क्रू वापस अर्थ की तरफ जाने की तैयारी करता है तब इस क्रू में मौजूद मेंबर स्कॉट कैली और डैन बुरबैंक ये नोटिस करते हैं कि आईएसएस के पास 3 अजीब से व्हाइट कलर के ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट हवर कर रहे हैं। हाँ, पक्की बात है कि मैंने शटल के बाहर ऐसी कोई चीज पहले कभी नहीं देखी।
इसके तुरंत बाद ही ये एस्ट्रोनॉट जमीन पर बैठे मिशन कंट्रोल रूम को इस ऑब्जेक्ट की डिटेल देते हैं। पसीने निकाल देने वाली बात यह है दोस्तों कि जैसे ही स्पेस कंट्रोल मिशन को इस ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलता है, वो क्लियरली एस्ट्रोनॉट से बोलते हैं कि भाई हमारे सैटेलाइट डेटा और रडार के थ्रू आपके आईएसएस के आसपास इस समय कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद है ही नहीं। अब क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है, तो फाइनली क्रू उस ऑब्जेक्ट की एक वीडियो को शूट भी करता है और ये है वो वीडियो क्लिप। ये एक ऐसी चीज है जो ना तो ठोस लग रही है और ना ही धातु से बनी हुई है। असल में गाइज इस वीडियो क्लिप में भी आप क्लियरली कुछ ऐसे चमकीले से ऑब्जेक्ट्स को आईएसएस के पास देख सकते हैं जिन्हें प्रैक्टिकली वहां पर नहीं होना चाहिए था। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इन चीजों को देखकर नासा भी इतने बुरी तरीके से डर जाता है कि वो क्रू का वापस अर्थ पर आने के मिशन को ही डिले कर देता है। और तभी गाइज कुछ अजीब होता है। असल में ये सारी चीजें हो जाने के कुछ घंटों के बाद स्कॉट कैली ये नोटिस करते हैं कि बाहर दिख रहे वो ऑब्जेक्ट अचानक से आईएसएस की तरफ आते हैं, कुछ मिनट उसको ऑब्जर्व करते हैं और बैंग वो वहां से गायब हो जाते हैं। इंटरेस्टिंगली स्कॉट और उनके बाकी के मेंबर्स के द्वारा तमाम कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें ये ऑब्जेक्ट दोबारा से दिखते तक नहीं है, जिसके चलते हुए आगे चलकर क्योंकि वो ऑब्जेक्ट गायब हो चुके थे तो सिर्फ 24 घंटे डिले होने के बाद ही नासा इस क्रू को वापस अर्थ पर आने की परमिशन दे देता है और अपने ऊपर उठे हुए सवालों को वो ये कहकर खामोश कर देता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक रशियन स्पेसक्राफ्ट का मलबा था। हालांकि देखो गाइस, मेरी तरह किसी के भी ये स्टेटमेंट भाई गले नहीं उतरा था, क्योंकि देखो नॉर्मली स्पेस में आईएसएस के पास अगर कोई भी मलबा मौजूद होता है तो सबसे पहले तो भाई हमें सैटेलाइट डेटा में उसकी स्पीड और ट्रेजेक्टरी साफ साफ नजर आती है। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा ना भी हो पाए तो क्योंकि स्पेस दूर दूर तक खाली होता है तो इस तरीके का चमकीला मलबा या फिर ऑब्जेक्ट आपको कई 100 किलोमीटर दूर तक भी आसानी से दिखाई देता है। लेकिन बात अगर इस ऑब्जेक्ट की जाए तो भाई ये ऑब्जेक्ट तो हमारे इस बेसिक प्रिंसिपल को ही फॉलो नहीं कर रहा था और ये वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए आज की डेट में भी इसे STS-115 ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। अब देखो गाइस, अगर यहाँ तक कि सारे ही इंसिडेंट को आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो एक बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि इन तरीके की अजीब साइटिंग्स सिर्फ हमें अपोलो मिशन या उन मिशन में ही देखने को नहीं मिली है जो कि आउटर स्पेस में ट्रेवल करते हैं, बल्कि ये तो हमें आईएसएस में भी भर भर कर देखने को मिल रही है। जिसके बाद इस पॉइंट पर अब आपको लग रहा होगा कि चलो ठीक है ना भाई, ये ऑब्जेक्ट आते हैं, हमें कुछ देर ऑब्जर्व करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इससे हमें कोई खतरा नहीं है, राइट? लेकिन गाइज सच तो ये है कि ये ऑब्जेक्ट हर बार इतने खामोश नहीं होते हैं। प्रैक्टिकली कभी कभी ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसी हरकतें भी करते हैं जिसकी कल्पना आप सपने तक में भी नहीं कर सकते। कैसे? चलो कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। मार्च 2017 आईएसएस में अपना रूटीन काम चल रहा था, तभी अचानक से आईएसएस में एक वार्निंग साउंड गूंजने लगती है। एक्चुअली गाइज, इस वार्निंग के अकॉर्डिंग आईएसएस में लगे हुए सभी सेंसर्स अचानक से काम करना बंद कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये एरर आ जाने के बाद आईएसएस का अर्थ से कनेक्शन भी टूट जाता है। अब क्योंकि ये चीज किसी भी लिहाज से सही नहीं थी तो फाइनली एरर का पता लगाने के लिए नासा इंजीनियर पैगी विटसन अपने एक साथी के साथ आईएसएस से बाहर सेंसर को चेक करने आती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही पैगी आईएसएस से बाहर आकर सेंसर्स को चेक करना स्टार्ट करती हैं, वो इस चीज को नोटिस करती हैं कि आईएसएस के पास एक बेहद ही अजीब सा ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, जिसकी ऑथेंटिक वीडियो क्लिप अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख भी रही है। अब देखो गाइज, अगर आप गौर से इस वीडियो क्लिप को देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि ये ऑब्जेक्ट तो नॉर्मल स्पीड से आईएसएस के पास आता है, लेकिन जैसे ही इसे कुछ ऑब्जर्व करना होता है ये अपने रोटेशन की स्पीड को काफी ज्यादा स्लो डाउन कर देता है। इंटरेस्टिंगली ये ऑब्जेक्ट वहां पर 1-2 मिनट नहीं बल्कि आधे घंटे से भी ज्यादा इसी पोजीशन में आईएसएस के साथ ट्रेवल करता है और इसको आईएसएस पर लगे बहुत से कैमरास के द्वारा कैप्चर भी किया जाता है। अब जैसे ही ये सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस होने लगती है, ये ऑब्जेक्ट वहां से अचानक से गायब हो जाता है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट आईएसएस से दूर हटा, आईएसएस में आए हुए सभी सेंसर के एरर और प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। अब देखो, जैसे ही आईएसएस की सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, पैगी तुरंत ही इस ऑब्जेक्ट की वीडियो क्लिप को नासा को सेंड करती हैं और उसके बाद गाइस लिटरली नासा के सभी साइंटिस्ट के माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि गाइस सच तो ये है कि ये एक ऐसी चीज थी जिसे नासा पिछले कई दशकों से लगातार इग्नोर कर रहा था। वेल, क्या था ये पूरा माजरा,
ये जानने के लिए हमें और आपको चलना पड़ेगा 1899 में। असल में साल 1899 में निकोला टेस्ला के द्वारा कुछ ऐसे स्ट्रेंज सिग्नल्स को भी कैप्चर किया गया जो अर्थ से नहीं बल्कि स्पेस से आ रहे थे। अब क्योंकि 1899 में हमारे पास लिमिटेड टेक्नोलॉजी थी तो टेस्ला कभी भी पूरी दुनिया को ये नहीं बता पाए कि भाई इस सिग्नल का ओरिजिन है कहां से। इंटरेस्टिंगली इसी चीज पर रिसर्च करते हुए आगे चलकर साल 1954 में अमेरिकन मरीन मेजर डोनाल्ड ने न्यूयॉर्क टाइम में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि अर्थ के ऑर्बिट में एक या फिर दो अननोन सैटेलाइट घूम रहे हैं। जबकि बात अगर साल 1954 की जाए तो इस पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जो कि ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को छोड़ सके। वेल गाइस, साल 1960 में ये मिस्ट्री तब और ज्यादा गहरा जाती है जब स्पेस साइंटिस्ट ने इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को अर्थ के पोलर ऑर्बिट में ट्रैक किया और जिस तरीके से ये रिएक्ट कर रहा था उन्हें ये टेक्नोलॉजी किसी परग्रही सभ्यता की लगी और इसी वक्त इसे सबसे पहली बार नाम दिया गया द ब्लैक नाइट सैटेलाइट। अमेजिंगली साल 1973 में डंकन लंडन नाम के रिसर्चर ने सबसे पहली बार इस सैटेलाइट के द्वारा भेजे गए सिग्नल्स को डिकोड किया और उन्होंने ये पता लगाया कि इस सिग्नल में हमारे स्टार कॉन्स्टेलेशन से जुड़े हुए कुछ प्रिंसिपल्स मौजूद थे जो कि आज से लगभग 13,000 साल पुराने नक्शे से मेल खाते थे, जिससे पूरी दुनिया में ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि मे बी ये सैटेलाइट किसी एडवांस भारी सिविलाइजेशन के द्वारा अर्थ के पास भेजी गई है। अब देखो गाइस, बात अगर नासा की जाए तो नासा इकलौती ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने किसी भी पॉइंट पर इस ब्लैक नाइट सैटेलाइट को एक्सेप्ट नहीं किया है। इसके बदले में उनका यह कहना है कि भाई इस तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में मौजूद कभी थी ही नहीं। हालांकि ये बात भी सच है कि साल 1998 में खुद नासा के स्पेस शटल एंडीवर मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने ब्लैक नाइट सैटेलाइट देखने का दावा किया था। अब गाइस, इस पॉइंट पर जरा वापस चलते हैं साल 2017 में। असल में जब साल 2017 में ये वीडियो क्लिप लोगों के सामने आई तो इस ऑब्जेक्ट के कैरेक्टर और प्रिंसिपल को देखकर बहुत से लोगों ने ये क्लेम किया कि ये कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट ही है। अब क्योंकि देखो नासा पिछले काफी दशकों से इस चीज को कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था कि भाई ब्लैक नाइट सैटेलाइट भी मौजूद है, तो आज तक भी नासा ने इस चीज के ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं लगाई है। हालांकि देखो साल 2017 से 2025 आ चुका है, ब्लैक नाइट सैटेलाइट को भी छोड़ देते हैं, तब भी नासा इस चीज की अभी तक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है कि आखिर ये ऑब्जेक्ट आईएसएस के इतना पास कर क्या रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन आईएसएस या फिर आउटर स्पेस में गए एस्ट्रोनॉट्स के स्टेट 70% एस्ट्रोनॉट्स ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि यस, स्पेस में जाने के बाद उन्होंने कभी ना कभी कुछ ऐसा देखा है या फिर उन्हें ऐसा महसूस हुआ है जिसकी वजह से वो क्लियरली बोल सकते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम इंसान अकेले नहीं हैं। एंड बाय द वे, इस लिस्ट में सुनीता विलियम्स भी मौजूद हैं। जी हाँ गाइस, अभी रिसेंटली सुनीता विलियम्स भी जब आईएसएस में काफी लंबे समय तक अटक गई थी तब भी उन्होंने बार बार नासा से ये चीज बोली थी कि उन्हें अपने आईएसएस में काफी ज्यादा स्ट्रेंज सी आवाजें आ रही थी, जिसका एक्सप्लेनेशन देते हुए नासा ने ये बोला था कि जी ये कुछ और नहीं बल्कि मेटल एक्सपेंशन की आवाज है। हालांकि ये बात भी पूरे तरीके से सच है कि मेटल एक्सपेंशन से इस तरीके की साउंड कभी आ ही नहीं सकती। अब देखो गाइस, इस पॉइंट तक जितनी भी रिसर्च मैंने करी है उसके दम पर मैं एक चीज तो बिल्कुल क्लियरली बोल सकता हूँ कि चाहे फिर वो अर्थ हो, आईएसएस हो या फिर स्पेस, हमें टाइम टू टाइम अनजान मेहमानों की प्रेजेंस बार बार वहां पर देखने को मिली है। वैसे गाइस, ये सारी ही इंफॉर्मेशन जानने के बाद आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसे भी कमेंट में लिखिएगा जरूर। सबसे बेस्ट और लॉजिकल कमेंट को मैं खुद से पिन करूंगा। आई होप गाइस आज की ये वीडियो और मेरी रिसर्च आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये चीज पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसी मिस्ट्रीज जरूर खोलते हैं जिसके बारे में लोगों को भनक तक नहीं होती। अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ये 2 वीडियो क्लिप्स दिख रही है ना भाई, ये भी जरूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि ये भी अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। जय हिंद।